अभी नहीं हुआ। एडम्स कॉलेज पहुंचते तो मुझे अपनी उस बहन की याद आती जो हमें पढ़ने के लिए अपने मेधावी छात्रों की पुस्तकें यूं ही दे दिया करती थी। ये ज़माना वो था जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर नई किताबें खरीदने का मौका बहुत कम बच्चों को मिला करता था। तो अच्छे नंबरों से पास हुए बच्चों की अच्छी किताबें मेरी बहन कुसुम पंत, जो एडम्स स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो मुझे दे दिया करती थी। उनका घर एडम्स स्कूल से और ढलान उतरने के बाद आता था, जिस ढलान के बीच में एक घर आता था मनोहर श्याम जोशी के परिवार का। दाईं तरफ पड़ने वाले उस बड़े मकान को देखकर हम लोग सोचते थे कि ये कथाकार यहाँ से बाहर क्यों चला गया होगा। बाद में समझ में आया कि काम जब वहाँ न मिले जहाँ के आप रहने वाले हों तो बाहर जाना एक मजबूरी हो जाती है। यद्यपि जब पढ़ा लिखा और जाना समझा तो पता लगा कि जोशी जी तो बहुत पहले पहाड़ से चले गए थे। उनकी पढ़ाई भी बाहर हुई और उन्होंने अपना कामकाज भी लखनऊ के बाद दिल्ली आकर संभाला। कुल मिलाकर के अल्मोड़ा के परिवेश ने मुझे पढ़ने लिखने के प्रति आकर्षित किया, क्योंकि मैं ये देख सका कि वो समाज एक ऐसा समाज है जहाँ कथाएं तो बिखरी पड़ी हैं, लेकिन लोग अपने अपने में डूबे हुए हैं। अनायास वहाँ जो स्थानीय निकाय के कार्यालय में आग लगी। लकड़ी के दफ्तर हुआ करते थे। मैं उन दिनों कक्षा 11 का विद्यार्थी था और उस आग को लगने के बाद तरह तरह की खबरें हवा में उड़ी कि ये आग क्यों लगी, क्या ये आग लगाई गई थी, क्या इसमें कई बड़े दस्तावेज ख़त्म हो गए, क्या हुआ होगा जो ये आग लगी, इससे कितना नुकसान हुआ, कितने बड़े ज़रूरी कागज़ नष्ट हो गए। मैंने उस पर एक लेख लिखा। स्थानीय खोजबीन के बाद पहाड़ों में इंफॉर्मेशन सेंटर हुआ करते हैं, पान की दुकान, हर चौराहे पर एक पान की दुकान, जिस पर खड़े होकर बतियाते हुए लोग और बतियाते हुए लोगों के बीच में रस भरी बातों के साथ छिटक कर आती हुई स्थानीय खबरें, जो फसकबाजी के बीच निकल करके आया करती थी। एक किशोर युवा बनता हुआ उन बातों के बीच में से डूबता उतराता अपने लेख के लिए सामग्री जुटा रहा था। मैंने वो लेख पूरा किया और अल्मोड़ा से एक अखबार निकला करता था, शक्ति। कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे द्वारा स्थापित वह अखबार स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था। उस शक्ति अखबार को हम लोग देखते तो थे, लेकिन उसका कार्यालय मैंने कभी नहीं देखा था। बाजार के बीच में भीतर को जाकर एक छोटा सा दफ्तर। लेख पूरा होने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं इसे शक्ति में दे आऊं। मन तो हुआ, लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी। जीवन में ये पहला अवसर था। लेख की प्रति लेकर मैं शक्ति कार्यालय की चिक उठाकर भीतर प्रविष्ट हुआ और ईश्वर से मना रहा था कि कहीं संपादक से भेंट न हो जाए। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी
संपादक अपनी मेज़ पर नहीं थे, मैंने वो लेख उनकी मेज़ पर कांच के गोल पेपर वेट से दबा कर रखा और तेजी से उस कमरे से बाहर निकल आया। एक अज्ञात आशंका, भय, डर और उस भाव को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैं घर लौट आया, रोज की तरह स्कूल जाने लगा और ये भूल गया कि मैंने शक्ति कार्यालय में कोई लेख दिया था। 2 सप्ताह के बाद हमारे हिंदी के अध्यापक, बहुत सुंदर गीतकार चारूचंद्र पांडे जी मेरे पास आए कक्षा में और उन्होंने कहा कि महेश, तुमको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। प्रिंसिपल साहब के बुलाने के 2 ही अर्थ हुआ करते थे। एक, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, और दूसरा, आपको डांट पड़नी निश्चित है। मैं कक्षा खत्म होने पर प्रिंसिपल साहब के कार्यालय में पहुंचा। मैं भीतर जाने के बाद मैंने कहा कि मैं महेश चंद्र पांडे हूँ, आपने मुझे बुलाया था, कक्षा 11 का विद्यार्थी। उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं उनके मेज के पार रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मेरे सामने उन्होंने एक अखबार फैला दिया, शक्ति अखबार, और पूछा कि ये लेख तुमने लिखा है? मैंने कहा जी मैंने लिखा है, सहमते हुए स्वर में। तो उन्होंने कहा लेख लिखा ठीक है, तुम्हें इसमें विद्यालय का पता और कक्षा लिखने की आवश्यकता क्या थी? वहां अंत में लिखा हुआ था महेश चंद्र पांडे, कक्षा 11A, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अल्मोड़ा। मैं उनकी बात का अर्थ नहीं समझा। मुझे लगा कि मुझसे कोई चूक हुई है। दूसरा वाक्य उनका मेरा उत्साह बढ़ाने वाला था। उन्होंने कहा ठीक लिखते हो, लिखा करो, और ये विद्यालय का पता अनावश्यक है। आप ये समझिए कि वह दिन मेरे जीवन में नए आत्मविश्वास का दिन था। इस आत्मविश्वास ने मुझे कागज और कलम के रिश्ते की नई तहजीब दी। पहले से मैं कुछ न कुछ पढ़ता चला आ रहा था और उस लेख के प्रकाशन ने विद्यालय में मुझे अनायास चर्चा का केंद्र बना दिया। चारूचंद पांडे जी, जिनके गीत रेडियो में प्रसारित हुआ करते थे और हम लोग उन्हें बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते थे। लंबा कद, सुंदर चेहरा, दमदार आवाज़, और जब वो गीत गाते थे तो एक स्वर लहरी ऐसे हवा में तरंगित होने लगती थी जो देर तक आपके भीतर भी बजती रहे। चारूचंद जी साहित्यिक आयोजनों के संयोजक हुआ करते थे। कॉलेज की मैगजीन का जिम्मा उन्हीं के पास था। वार्षिक पत्रिका के एक अंक के लिए उन्होंने मुझसे कहा, तुम कुछ लिखोगे? लेख नहीं, रचना चाहिए। और रचना क्या होती है, सच मानिए मैं जानता ही नहीं था। कहानियां पढ़ी थी और ऐसी कहानियां मैं भी लिख सकता हूं, ये ख्याल दिमाग में इस तरह से नहीं था। कोशिश की थी, कुछ पंक्तियां लिखने के बाद उन्हें दबी हुई कॉपियों में कहीं छोड़ दिया करता था। अचानक एक उबाल आया और मुझे लगा कि जो पहाड़ में बोझा ढोने वाले डोटियाल होते हैं, जिन्हें मैं शाह जी की दुकान पर सामान उठाते रखते,
बस अड्डे से ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ते, बस से उतरने वाली सवारियों का बोझा उनके घर पहुंचाते हुए, या दूर पगडंडियों में अकेले बोझा लेकर जाते हुए अक्सर देखा करता था और सोचता था कि इनकी कमर अधिकांशतः झुकी ही क्यों रहती है। ये कभी इत्मीनान से हंसते हुए, बात करते हुए, मुस्कुराते हुए, खुलकर जीते हुए नज़र क्यों नहीं आते। उनके चेहरे को देखो तो ऐसा लगता था जैसे किसी गांव की स्मृति उनके चेहरे पर अंकित हो गई है। मैंने उन डोट्यालों पर एक कहानी लिखी और उस कहानी को 2-3 बार पढ़ा, 2-3 बार कागज पर उतारा, और उतारते वक्त दिमाग में ये नहीं था कि कहानी और अच्छी कैसी बने, ये था कि मेरे जो लिखे हुए अक्षर हैं वो कितने सुंदर बने ताकि चारूचंद जी इस कहानी को पत्रिका में छाप दें। मैंने कहानी चारूचंद जी को दी। उन्होंने 2-3 दिन के बाद मुझसे कहा, और कहानियाँ पढ़ा करो, तुमने अच्छा लिखा है। मैं निश्चिंत हो गया, लेकिन जब पत्रिका का अंक छप कर आया तो मेरी खुशी की कोई सीमा न थी। अपने नाम से छपे हुए अक्षरों को देख एक अज्ञात खुशी मेरे भीतर जैसे बैठ गई। कहानी से रिश्ता दरअसल यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद मैं लगभग पागल हो गया। मुझे लगा कि अब तो मैं लेखक बन चुका हूँ, अब मुझे जग जीतने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जग जीतने का अर्थ कि अब मैं 2-4 कहानियाँ तो लिख ही लूँगा। मैं रोज़ कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करता। आप पहाड़ों के उस समय के माहौल को देखेंगे तो चकित हो जाएंगे कि पत्रिकाएं बेचने वाली दुकानें तंबाकू की दुकानें हुआ करती थी। एक तरफ तंबाकू बिक रहा है, दूसरी तरफ पत्रिका। तो लाला बाजार पार करते हुए अगले बाजार में पहुंचकर पत्रिकाओं की दुकान तक मैं जाता। खरीदने की तो हैसियत भी नहीं थी और हिम्मत भी, लेकिन वहीं बैठकर पत्रिकाएं पलटता रहता। तो एक दिन मेरे एक साथी ने कहा, ये बड़ों की पत्रिका है, तुम्हारे काम की नहीं। तो मैं उस पत्रिका को रखकर आगे बढ़ने लगा। इतने में ही दुकानदार ने कहा कि यहाँ बैठ जा, पढ़ लिया कर बैठकर, खराब मत करना, और फिर यहीं रख दिया कर। मैं कई पत्रिकाएं वहाँ से उठाकर पढ़ता। उन्हीं में एक पत्रिका कथा प्रधान पत्रिका थी, सारिका, जिसके संपादक उन दिनों मशहूर कथाकार कमलेश्वर हुआ करते थे। मन होता कि ये पत्रिका क्या कभी हमारी भी कोई चीज़ प्रकाशित कर सकती है, क्या हम भी इसके लेखक बन सकते हैं। कुछ वक्त लगा। 2-3-4 महीने के भीतर एक कहानी लिखकर पत्रिका का पता उसी दुकान में जाकर के देखा और डाक से कमलेश्वर जी को भेज दी। आप यकीन मानिए कि जिस दिन मेरे पास स्वीकृति पत्र आया, पोस्ट कार्ड नुमा स्वीकृति पत्र, मेरा मन बल्लियों उछलने लगा कि अब बस सपना साकार हो गया है। कहानी स्वीकृत हो चुकी थी और इसका अर्थ यह है कि बस अगले अंक में ही आई। ये मैं जानता न था कि कितना बड़ा देश है, इस महादेश में कितने लेखक हैं, हर रोज़ कितनी कहानियाँ लिखी जाती होंगी, और
एक बड़ी पत्रिका में किसी लेखक की कहानी छपने का वो शुभ अवसर कब आता होगा, मैं कुछ न जानता था। मैं हर महीने नया अंक आने पर उस दुकान में जाता और सारिका के अंक को पलटता। सबसे पहले सूची देखता। कई महीने एक के बाद एक गुजरते चले गए। मैं इंटरमीडिएट के फाइनल ईयर में पहुंच गया, लेकिन कहानी प्रकाशित न हुई। लिखने का रोग लग चुका था, कुछ न कुछ लिखता ही रहता। कागज़ न होते तो अपनी स्कूल की कॉपियों में ही लिखने लगता। और सुंदरलाल साहा जी के यहाँ पड़े पुराने रजिस्टर भी मेरे काम खूब आए। साहा जी की रिहाइश कुछ इस तरह की थी कि शायद उनके परिवार का कोई आदमी होम्योपैथिक डॉक्टर भी रहा होगा। बड़ी सी मेज में छोटे छोटे खानों में रखी हुई कई हजार शीशियों में पड़ी हुई होम्योपैथी की गोलियां, वो एक अलग संसार मेरे सामने खुल गया। दवा लिखने के लिए रखी हुई पर्चियां जो बरसों से काम नहीं आई थी। मुझे लगा कि ये कैसी दुनिया है जिसे छोड़ दिया गया है नष्ट हो जाने के लिए। हम बच्चे छोटी छोटी गोलियां उसमें से निकालकर रोज कुछ न कुछ खेल बनाते। कोई डॉक्टर बनता, कोई मरीज बनता, और जिंदगी की कहानी दूसरी तरह से आगे बढ़ती रहती। अल्मोड़ा से इंटरमीडिएट करने के बाद अपने साथ 4-6 कहानियाँ, 2-4 जोड़ी कपड़े और एक थैला लेकर जब मैं दिल्ली आया तो पहली डांट मैंने अपने मामा से खाई। मामा सरोजनी नगर में रहा करते थे और अल्मोड़ा की बस से उतरकर सरोजनी नगर जाने के लिए मैंने तिपहिया स्कूटर कर लिया। उस स्कूटर वाले ने इतना किराया मुझसे लिया जितना बस से अल्मोड़ा से आने पर दिल्ली का लगा था। मामा ने समझाया कि अगर दिल्ली में रहना है तो दिल्ली वाला बनो, यहाँ रहने की तमीज़ सीखो, पैसा बचाना सीखो, और ये मान के चलो कि जब तुम्हारे पास समय कम हो, पैसा ज़्यादा हो, तो किसी भी साधन से आओ जाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलो, बस में जाओ और अपनी हैसियत को हमेशा ख्याल में रखो। ज़िंदगी मुझे अपनी कहानी दूसरी तरह से समझा रही थी और मैं कहानी को ज़िंदगी में ढालने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने देखा कि हमारे यहाँ दिल्ली में कुमाऊनी परिवारों में होली का संगीत होता था, रामलीलाएं होती थीं, और प्रायः दिल्ली की रामलीलाओं में हर वर्ग का अपना एक रंग और रंगत हुआ करती थी। पर्वतीय रामलीलाओं का क्या स्वरूप रहा होगा, कभी आप देखें तो पर्वतीय कला केंद्र की रामलीला देखें तो आप पाएंगे कि एक वो रामलीला का स्तर और एक स्थानीय रामलीलाएं जो यहाँ के रिहायशी लोग किया करते थे, उनके बीच में से भी कहानियाँ उपजी। रामलीला की याद मुझे क्यों आई कि एक दिन रात को 1:30-2 बजे जब मैं रामलीला देख रहा था तो मेरे मामा ढूंढते ढूंढते मुझे रामलीला में आए और उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें मेरे साथ चलना है। साइकिल में वो आए थे और उन्होंने मुझे रेस कोर्स में मेरे मौसा जी के पास छोड़ा और वहाँ से सीधे मुरादाबाद चले गए, जहाँ मेरी माँ का निधन हो चुका था। मुझे माँ के निधन की सूचना 5-6 महीने के बाद दी गई। बच्चा छोटा है, कहीं आघात न लगे। इस कहानी ने मुझे
कुछ मजबूत और परिपक्व बनाया और सिखाया कि दुख सहने के लिए हिम्मत रखनी होती है। कुछ समय बाद हमारे मामा ने एक ऐसी जगह ज़मीन खरीदी जिसे बाबा नागार्जुन दिल्ली की पूंछ का एक बाल कहा करते थे, यानी कि सादतपुर। ये सन 1975 के आसपास की बात है। और जब मैं सादतपुर आया तो मुझे एक ऐसी ज़मीन मिली जिसमें कहानियों के पेड़ लगा करते थे। यहाँ कथाकार रमाकांत थे, कभी कथाकार विष्णुचंद शर्मा भी आ गए, डॉक्टर माहेश्वर थे, और एक पूरा ऐसा संसार यहाँ बना हुआ था जो दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से बाहर था। बाबा नागार्जुन को हम भय, श्रद्धा और आतंक से देखा करते थे, लेकिन जब करीब पहुँचे तो पता लगा कि यहाँ तो आपके सीखने के लिए पूरा खजाना पड़ा हुआ है। बाबा नागार्जुन से मैंने सीखा कि कथाकार का होमवर्क कभी खत्म नहीं होता। रमाकांत जी से मैंने सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी कागज़ और कलम का रिश्ता कैसे बनाया रखा जा सकता है। और विष्णुचंद शर्मा से मैंने सीखा कि अपने विचारों की दृढ़ता पर जीने के लिए कड़ा कलेजा चाहिए। सादतपुर की हवा में, इसकी रंगत में बड़े लोगों का साथ पाकर मेरी कहानी की ज़मीन उर्वर होने लगी। कैसे, ये मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। चरित्रों को कैसे पहचाना जाए, मनुष्य को कैसे परखा जाए, जिंदगी होती क्या है, जिंदगी के बीच की खुशबू को कैसे बटोरा जा सकता है। एक बार बाबा नागार्जुन, जो हमारे घर से 2 गली आगे ही रहा करते थे, उन्हें देहरादून जाना था। कहने लगे कि हम देहरादून जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? मैंने कहा आइए, चलिए बाबा, मैं चलूँगा। खुशी खुशी आकर के हम लोग गाड़ी में बैठ ही रहे थे कि बाबा ने कहा, अरे मेरा अंगोछा तो घर में ही छूट गया। उनका अंगोछा लेने के लिए मैं घर आया और इस काम में बमुश्किल 5 मिनट लगे होंगे। लौट कर आया, बाबा के पास गाड़ी में बैठा, गाड़ी चल पड़ी और बाबा ने मुझे बताना शुरू किया, महेश, ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना, ये ब्रजबीर हैं। ब्रजबीर जानते हो? ब्रज के वीर। ये रहने वाले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और अभी हम जिस रास्ते से जाएंगे वो बीच में पड़ेगा। इनके इलाके में मिठाई बहुत बढ़िया बनती है, गन्ना खूब होता है और दूध की, दही की कोई कमी नहीं। ब्रजबीर के बारे में उन्होंने इतना विस्तार से इतने कम समय में जान लिया था, मैं चकित था। लेकिन मैंने उस दिन ये सीखा, और उस ब्रजबीर का नाम मुझे कई दशकों बाद आज भी याद है, तो वो बाबा नागार्जुन के कारण। वो हमें बताते थे कि मनुष्य को जानने के लिए सरल आँख चाहिए, निष्कलुष मन चाहिए, और सूंघने के लिए तेज घ्राण शक्ति चाहिए, कुत्ते से भी तेज। बाबा की तो भाषा ही ऐसी थी। बोलते थे
तो शब्द ठक से जाकर के दिमाग में लगता था और हमेशा के लिए वहाँ बैठ जाता था। उनके मुंह से उनकी कविताएं सुनना, चरित्रों के बारे में बात करते हुए उन्हें देखना, किसी नौजवान की रचना को पूरे ध्यान से सुनना और उस पर राय देना, और मूड ठीक न हो तो बुरी तरह बिगड़ जाना। मुझे लगा कि लेखक होना कुछ और ही होता है। मैं दिल्ली में आकर के अपनी पढ़ाई भी करता रहा और फ्रीलांसिंग भी करता रहा। फ्रीलांसिंग के मेरे पहले गुरु थे रमाकांत, कथाकार रमाकांत, जो उन दिनों सोवियत भूमि पत्रिका के संपादक थे। वो बताया करते थे कि लिखने के लिए, मसीहजीवी होने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ता है। कहानियाँ अपनी खुशी के लिए लिखो और जीने के लिए बहुत सारे विषयों पर कलम चलाओ। मेरे फ्रीलांसिंग के दूसरे गुरु थे डॉक्टर जगदीश चंद्रकेश, जो बाद में कादम्बिनी में काम करने लगे। वो एक न्यूज़ फीचर्स एंड प्रेस मीडिया अलायंस चलाते थे। आप उनको लेख दीजिए, वो अपनी अलायंस के माध्यम से उस लेख को कई अखबारों में ठीक करके, टाइप करवा के, छपने योग्य बना के भेजा करते थे, और कुछ पैसा लेखक को मिलता था और कुछ पैसा एजेंसी को मिला करता था। चंद्रकेश जी ने मुझे समझाया कि अगर जीना है, फ्रीलांसिंग करनी है, तो घर से कम 2 या 3 छोटे छोटे लेख तैयार करके अखबारों में भेजने के बाद निकलो। खुद दे करके आओ, लोगों से मिलो और व्यवहार बनाओ, तब तुम्हारी चीज़ें प्रकाशित होनी प्रारंभ होंगी। मेरी फ्रीलांसिंग के गुरुओं ने मुझे जीना सिखाया और साथ साथ मेरी कहानी की ज़मीन को पुख्ता किया। कहानी के बारे में कितनी बातें की जाएं, क्या क्या की जाएं, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि पहले आपको एक कहानी ही क्यों न सुना दी जाए। कहानी का शीर्षक है आउटिंग, OUTING, आउटिंग अंग्रेज़ी का, और हिंदी का इसका जो अर्थ है आप लगा ही सकते हैं कि आउटिंग कई तरह की होती है। यह कहानी एक पत्रिका के कहानी विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। मैं कहानी पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। आउटिंग। जगदीश भाई, यही प्रोग्राम अगर एयर रूट पर होता ना, तो ये सब के सब सिर के बल दौड़े चले आते। इन सब लिटरेरी ग्रेट्स की तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ। कोई असल में यह चाहता ही नहीं कि इस तरह के प्रोग्राम छोटी जगह में किए जाएं। प्रोग्राम के बहाने हर किसी को सैर के साथ साथ भगवती अपने भीतर का गुबार निकालता जा रहा था। सब चाहते हैं कि पिकनिक और सैर सपाटा होता रहे। उसे अफसोस इस बात का भी था कि नहीं आना था तो भाई 3-4 दिन रोज बता ही देते। कम से कम बेवजह इतनी बड़ी गाड़ी लेकर तो न चलना होता। बातचीत करने का खूब शौकीन है भगवती। वह हो तो आपको सिर्फ संगत करनी है, बोलता तो वह खुद ही रहेगा। माहौल को मज़ेदार बनाने के लिए बीच बीच में न आ सके स्वनाम धन्य लेखकों को चुनिंदा भदेश गालियां देते हुए उनके परिजनों से अपना शारीरिक रिश्ता भी वह जोड़े जा रहा था। गाड़ी में ड्राइवर समेत हम
5 लोग थे और करीब इतने ही लोगों के बैठने की जगह अभी खाली पड़ी थी। हम शायद अब सफ़र की लंबाई के बारे में जानना चाहते थे। यह जिज्ञासा भी थी कि हरमनपुर के आयोजन में और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। इतना ऐतिहासिक शहर है, क्या वहाँ शहीदों के स्मारकों को देखने का मौका भी मिलेगा? हम लोग अपने अपने में थे, तभी मेरे मुंह से अनायास निकल गया, आप लोग इससे पहले भी हरमनपुर गए हैं क्या? हर तरफ से आए जवाब से लगा कि हम सब पहली बार ही हरमनपुर देखेंगे। श्रीधर किताबों में हरमनपुर के बारे में पढ़ी जानकारियां शेयर करने लगा। उसने बताया कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने हरमनपुर का नाम रोशन कर दिया था। हम लोग इस संवाद में लगे ही थे और भगवती शरण बीच बीच में बस हाँ हूँ करते हुए मोबाइल पर फेसबुक खोले बैठा था। हम सब शहर के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा में अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ने में लगे ही थे कि अचानक भगवती का उत्साहित स्वर उभरा, लीजिए सर, अब आपकी यात्रा फेसबुक पर भी शुरू हो चुकी है। जैसे ही मैंने मैसेज दिया कि राजधानी के वरिष्ठ संपादक जगदीश जी, कथाकार श्रीधर जी, व्यंग्यकार मुकेश शर्मा सहित नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के कन्वीनर भगवती शरण हरमनपुर में आयोजित 3 दिवसीय आयोजन के लिए कूच कर चुके हैं, वैसे ही लंदन, पंजाब, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र के मित्रों ने आप लोगों को बधाई देनी शुरू कर दी है। टोरंटो, मास्को और बेलग्रेड तक से लोग पूछ रहे हैं कि यात्रा किन शहरों से होकर गुजरेगी। अब आप सबकी चर्चा फेसबुक पर बस होती ही रहेगी। भगवती का उत्साह देखने लायक है। वह एक एक कर बता रहा है कि देश विदेश के किस लेखक ने क्या क्या कमेंट किया है। यही नहीं, वह यह भी बता रहा है कि किस किस को नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम से क्या क्या शिकायत है। कुल मिलाकर वह यह जाहिर करना चाहता था कि लिटरेरी ग्रेड्स भाड़ में जाएं, जो नहीं आए। असल में नुकसान तो उन्होंने खुद अपना किया है। ऐसा है भाई साहब, हरमनपुर एजुकेशन मिनिस्टर का इलाका है। यह खास कार्यक्रम उन्हीं की सिफारिश पर आयोजित किया गया है। वे खुद इसके चीफ गेस्ट हैं। जो लोग शिरकत करेंगे वे हमेशा के लिए उनकी गुड लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अपनी भीतरी खुशी जाहिर न करते हुए मैंने भगवती से आयोजक के बारे में कुछ जानना चाहा तो उसने टाल दिया। भाई साहब, आप बस एंजॉय करो। 2-3 दिन के लिए ये बिल्कुल भूल ही जाओ कि अखबार क्या चीज़ है। छोटे शहर का जायज़ा लो, घूमो फिरो और घंटे 2 घंटे में जब मन करे मंच पर आकर कुछ बोल जाओ बस। अरे आप हमारे साथ वहाँ जा रहे हैं, उस कस्बे की खुशकिस्मती है। आप देखना कैसे सर आँखों पर बिठाते हैं लोग आपको वहाँ। भगवती फिर फेसबुक पर सक्रिय हो गया था। गाड़ी सम रफ्तार चल रही थी। हम लोग धीरे धीरे उम्मीदें होने लगे। अचानक एक जोरदार ब्रेक के साथ गाड़ी रुकी तो नींद की गिरफ्त में जा चुके हम सभी की आंखें खुल गईं। गाड़ी एक ढाबे के सामने रोकी गई थी। गाड़ी से उतरते ही भगवती ने ड्राइवर से जो कहा उससे माजरा साफ हो गया था। मैंने तुमसे कहा था ना, ब्रेक बढ़िया होना चाहिए, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कढ़ाई पर छनते पकौड़े देखकर
आंखें और अच्छी तरह से खुल चुकी थीं। चाय और पकौड़ों का ऑर्डर देने के बाद भगवती एक अनजानी दिशा की तरफ बढ़ गया। मुकेश भी धीमी चाल से उसी के पीछे हो लिया। श्रीधर ने सिगरेट सुलगा ली थी और मैं पकौड़े बनाने वाले की फुर्ती पर फिदा था। उसे पास ही रखी अंगीठी पर चाय का पानी चढ़ाकर अदरक कूटकर उसमें डालते हुए और उधर पकौड़ों की एक एक घान कढ़ाई में डालते हुए देख रहा था। जब तक भगवती और मुकेश लौटते चाय पकौड़ी सर्व किए जा चुके थे। फिर भी चाय वाले ने पूछा, कुछ और लाऊं सर जी? बस अभी तो यही काफ़ी है, कहते हुए भगवती हम सबसे मुखातिब हुआ। तो हो जाए भाइयों चाय का पहला दौर। जब तक हम चाय पकौड़े निपटाते तब तक मुकेश ने कई तस्वीरें मोबाइल कैमरे से खींच ली थी, लेकिन भगवती को उतने भर से संतोष न हुआ। मुकेश जी 2-4 पिक्स आप मेरे मोबाइल से भी ले लो यार, अपन को इससे फेसबुक पर लोड करने में आसानी होगी। मुकेश ने अलग अलग कोणों से ढाबे के साथ हम लोगों की फ़ोटो खींच ली। कुछ देर बाद ढाबे वाला कप प्लेट समेट रहा था और हम उसे उसकी दुनिया में छोड़कर आगे बढ़ गए थे। ऐसे सफ़र में इस तरह के कुछ लोग कुछ देर ही हमारी स्मृतियों में रहते हैं और फिर धीरे धीरे धुंधले पड़ते चले जाते हैं। शायद स्मृतियों में रहने के लिए इससे बढ़कर भी कुछ और ज़रूरी है। अब बस हमारी गाड़ी की रफ्तार है, फेसबुक की दुनिया में खोया हुआ भगवती है और पीछे की सीट पर थक कर खामोश हो गए हम लोग हैं। सफ़र की शुरुआत का उत्साह काफूर हो गया है और हम में से हर किसी को यह फिक्र हो चली है कि हरमनपुर पहुंचने में जाने अभी और कितना वक्त लगेगा। भगवती को पीछे मुड़कर कुछ कहना ही चाहता था कि मैंने पूछ लिया, क्यों डियर, हरमनपुर कितने बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग? जवाब देने के बजाय वही सवाल ड्राइवर की तरफ सरकाते हुए भगवती बोला, बताओ भाई जी शेखर वाले, तुसी दस सकते हो। देखो जी अभी करीबन 5.5 घंटे की जर्नी और है। भगवती ने क्लियर किया, तो ये समझ लें आप लोग जी कि शेखर भाई हमें 3:30-4 तक हरमनपुर लगा देंगे। आज की शाम तो आप आराम फरमाएं, फिर रात ढलते ही शहर के कुछ लोग आपसे मिलने को आतुर हैं। फेसबुक पर आपके चाहने वालों ने लाइन लगा रखी है सर, हर किसी को मैसेज कर दिया गया है। जिसका ऑफर अट्रैक्टिव लगेगा उसी के साथ रात को सिटिंग होगी। इतनी दूर से हरमनपुर कोई चाय पीने थोड़े ही आए हैं हम लोग। भगवती के साथ ही फिर मुकेश भी ठहाकों में शामिल हो गया। हंसी है, ठट्ठा है, मस्ती है, जोक्स हैं, सफ़र है और है उसका खुलापन। खिले हुए चेहरे हैं, उतरते हुए नकाब हैं। रास्ते के किनारे लगे लंबे लंबे पेड़ पीछे छूट रहे थे। दूर से देखने पर वे सड़क पर एक तनी हुई अर्ध गोलाकार हरी छत से लगते, लेकिन करीब पहुंचते ही उनके बीच से आसमान अपनी जगह नज़र आने लगता। जब लगाए जाते होंगे तब लगाए जाते होंगे। अब तो हर जगह विकास के नाम पर पेड़ सिर्फ कटते हैं। पेड़ों के पीछे दूर दूर तक फैले हुए खेत हैं, उनके किनारे किनारे लगे ट्यूलिप के पेड़ हैं। खेतों पर काम करते औरत मर्द हैं और कहीं कहीं अचानक निकलकर सामने आ गया भेड़ों का झुंड है। पता नहीं अपने में खोए इन लोगों को 21वीं सदी की कोई खबर भी है कि नहीं। हरमनपुर 120 किलोमीटर। एक हरी पट्टी पर दूर से ही लिखा देखकर
भगवती को जो खुशी महसूस हुई उसे उसने सबके साथ शेयर करते हुए कहा, लो सर, अब बस 2 घंटे में हम हरमनपुर जा लगेंगे। होटल गिरधर में अपनी बुकिंग पहले से एक फेसबुक फ्रेंड ने करवा रखी है। कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन हर काम उंगलियों को फेसबुक पर दौड़ाकर वह यूँ करा लेता है जैसे कोई जादू जानता हो। प्रवेश करते ही हम लोग समझ गए हैं कि हरमनपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है। 2-3 किलोमीटर चलकर ही होटल गिरधर आ गया। शहर के बीचों बीच होटल की शानदार इमारत किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। रिसेप्शन पर हमारा स्वागत पूरी गर्मजोशी से हुआ। ठीक सामने सोफे पर कुर्सियां लगी थीं, जिन पर बैठने को कहकर भगवती रिसेप्शनिस्ट से बातें करने लगा। जब तक सामान कमरों तक पहुंचाया जाता, कॉफ़ी आ चुकी थी। हम लोग भगवती के उन फेसबुक फ्रेंड्स के साथ बैठे कॉफ़ी पीते हुए बतियाने लगे, जिन्होंने यह होटल हम लोगों के लिए हफ्ता भर पहले ही बुक करा दिया था। पूरी तरह से तैयार होकर आए इन लोगों में कुछ स्थानीय अखबारों से जुड़े हुए लोग थे और कुछ साहित्य प्रेमी व लेखक नुमा ऐसे लोग भी जिन्होंने हम लोगों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ सुन रखा था। ये लोग राष्ट्रीय स्तर का उन्हीं को समझते थे जो या तो राजधानी में रहते हों या फिर वहाँ के लिखने पढ़ने वालों के संपर्क में रहते हों। भगवती ने बारी बारी से हर किसी का परिचय कराया और फिर फर्स्ट फ्लोर स्थित अपने कमरों पर चलने को कहा। उन्हीं में से एक हरमनपुर की स्वादिष्ट कलाकंद का डिब्बा लिए हुए था, जिसे सबने स्वाद ले लेकर खाया। उन लोगों को विदा करने के बाद भगवती यह पहले ही बता चुका था कि शाम को कुछ लोग मिलने के लिए आने वाले हैं। और सचमुच थोड़ा आराम करने के बाद अभी हम शाम की चाय पी ही रहे थे कि भगवती की कॉल आ गई। सर, अब उठ जाइए, वरना हरमनपुर की शाम का मज़ा लेने से वंचित रह जाएंगे। हम लोग भगवती के कमरे में पहुँचे तो देखा वहाँ पहले से कुछ प्रेस वाले बैठे हुए थे। भगवती उन्हें अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ कर रहा था। कोई कुछ पूछना चाहता तो भगवती उसे टोक देता, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर भी कोई जिज्ञासा हो तो अंत में पूछिए। हाँ, तो कल सुबह 9 बजे हम लोग हसनपुर पहुंच जाएंगे। वहाँ शिक्षा मंत्री को स्कूल की लाइब्रेरी का उद्घाटन करना है, जिसके लिए नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम गाड़ी भर किताबें 2 दिन पहले ही भेज चुका है। उद्घाटन के बाद मंत्री महोदय सभा स्थल पर आकर संबोधित करेंगे। आपसे क्या छिपा है, हसनपुर शिक्षा मंत्री का चुनाव स्थल है। पिछली बार की तरह इस बार भी वह यहीं से चुनाव लड़ेंगे। 2-1 पत्रकारों ने कुछ पूछना चाहा भी, लेकिन विषय बदलने में माहिर भगवती ने तुरंत चाल बदल दी। अरे छोड़िए, उनका पुश्तैनी घर और शहरी इलाका, आप लोगों ने दोपहर में जो कलाकंद खिलाई थी ना, उसका स्वाद अब तक बना हुआ है। यह सुनकर पास बैठे काजल लगी आंखों वाले नौजवान के चेहरे पर चमक उभर आई। सर, यह तो ट्रेलर था, मिठाई तो आपको अब हम खिलाएंगे। शाम के बखत मुन्ना हलवाई की यहाँ बनती है लॉज, वो खाकर देखिएगा। ब्रीफिंग अब एक तरफ धरी रह गई और स्थानीय खान पान प्रमुख हो गया। कोई सुबह के वक्त बड़े चौक पर मिलने वाली मूंग की दाल को लाजवाब बता रहा था, तो कोई फत्ते के यहाँ के पकौड़ों और जलेबी की तारीफ में लगा था। उनके निकलते ही भगवती ने राज खोला, इन लोगों को अभी रवाना न करता तो जो दूसरी पार्टी आना चाहती है उसे देखकर फिर ये भी यहीं जम जाते। दूसरी पार्टी मतलब? मुकेश ने जिज्ञासु भाव से पूछा। अरे भाई, आप लोग कितना थके हुए हैं, थकान भी उतारनी है कि नहीं? बातचीत चल ही रही थी
कि दूसरी पार्टी के कुछ लोगों ने अध खुले दरवाजे पर दस्तक दी। ये 2-3 लोग थे। नमस्कार सर, हसनपुर में आपका स्वागत है। इनमें एक शहर के बड़े रईस का बेटा है जो एक एनजीओ चलाता है, दूसरा एक शौकिया कवि कम पत्रकार है और तीसरा एक बहुधंधी सोशल एक्टिविस्ट नुमा जीव और अध्यापक है। इन लोगों के साथ एक बैग भी था जिसे कवि पत्रकार ने संकोच से भगवती के पास ही रख दिया। तभी भगवती ने पोजीशन संभालते हुए कहा, मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हरमनपुर आना पहली मर्तबा हुआ है। ये सब हमारे फेसबुक के जरिए बने दोस्त हैं। फेसबुक है तो हर जगह दोस्ती है। ऐसे ही बढ़ता जाता है शरीफ लोगों की दोस्ती का दायरा। ऐसे ही बढ़ती जाती हैं खुशियाँ। अरे खुशी कहाँ रखी है भाई, कहकर वो हंसा तो फिर उसके साथ ही पूरा का पूरा कमरा भी हंस दिया। थोड़ी ही देर में 4-6 पानी की बोतलें, फिश फ्राई, तंदूरी मुर्गा, कबाब और सलाद हाजिर था। वेटर काफ़ी समझदार था। अपने साथ 4-5 खाली प्लेटें भी लेता आया था जो उसने 2 मेजें सटाकर उन पर रख दी। उसके रूम से निकलते ही आगंतुकों ने बैग से निकली ड्रिंक्स की बोतल मेज पर रख दी। स्थानीय नमकीन के जो नमूने वे हमें टेस्ट कराने की गरज से लाए थे, वे खाली प्लेटों में उलट दिए गए और उल्टे रखे गिलासों को सीधा कर दिया गया। 2-1 पैग गले से उतरने के साथ ही हम लोगों में शहर के इतिहास पुरुषों के परिवारजनों के बारे में जानने की जिज्ञासा सिर उठाने लगी। जानना मैं भी चाहता था, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर मिला नहीं। यही पता लग सका कि एक क्रांतिकारी के पूर्वजों ने तो अपनी सारी संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम में लगा दी थी, लिहाजा उसके परिवारजन आज़ादी के बाद फटेहाल स्थिति में जीने को मजबूर हैं। जबकि सब जानते हैं कि जिन लोगों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा, उनके परिवारों के लोगों ने झूठे प्रमाण पत्र हथियाकर खूब सुविधाएं जुटाई हैं। एक क्रांतिकारी के परिवार के लोग समझदार निकले। उन्होंने शहर में एक खूब बड़ा होटल खोल लिया है जो आजकल बड़ी हस्तियों का अड्डा बना रहता है। तीसरे क्रांतिकारी की कुटिया को कोई पूछता तक नहीं। वह धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हुई जा रही है। एक सूचना जरूर एनजीओ चलाने वाले ने दी कि 15 अगस्त के दिन आज़ाद पार्क में तीनों की स्मृति में सभा जरूर हो जाती है। कुछ नामचीन लोग उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण कर तस्वीरें खिंचवा लेते हैं ताकि दूसरे रोज अखबारों में छाए रहें। खामोश बैठे पीछे वाले युवक ने स्पष्ट किया, बस रस्म अदायगी ही समझो आप तो। इसी बीच महफिल के ज़्यादातर लोग तरंगित हो चुके थे और तरन्नुम में गाने की ओर प्रवृत्त हो रहे थे। भगवती ने जैसे ही 2-4 पंक्तियां आंखें बंद कर अपने अंदाज में गाईं, हर किसी के मुंह से निकल पड़ा, क्या बात है। सोशल एक्टिविस्ट तो बाकायदा संगीत विशेषज्ञ ही बन गया। सर, आप तो खूब गा लेते हैं, सुर की अच्छी पकड़ है आप में, और सुनाइए ना। थोड़ी देर बाद भगवती ने कोने में रखे गिफ्ट पैकेट्स में से एक एक कर उन्हें दिया और विदा किया। राजधानी से आए नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के गिफ्ट पाकर वे धन्य हुए जा रहे थे। उनके जाते ही भगवती ने खुलासा किया, विभाग से आई नई किताबें हैं, जितने लोगों तक पहुँचें अच्छा ही है ना। बिल्कुल सर, मुकेश ने कुछ कहना ही चाहा था कि भगवती ने उसे संकेत किया, देखो डियर, अब नीचे जाकर खाने का मन बिल्कुल नहीं है। रूम सर्विस को बोलो बटर चिकन, दाल और 8-10 रोटी यहीं ला दे। अब तक अपन लोग लास्ट ड्रिंक बना ही लेंगे। मुकेश रूम सर्विस से बात कर रहा था और श्रीधर भगवती के साथ जम गया था। ये भगवती का अपना अंदाज है।
जिसे जिस वक्त जितनी तवज्जो देनी होती है उतनी ही देता है। ड्रिंक्स लेते हुए खाने के इंतज़ार में वह सुबह का प्रोग्राम क्लियर कर देना चाहता है। सभी मित्रों से निवेदन है कि सुबह ठीक 7 बजे ब्रेकफास्ट के लिए तैयार रहें। 7:45 बजे होटल से रवाना हो लेंगे अपन। सुबह के वक्त मस्जिद के लाउडस्पीकर से आती अजान के साथ ही नींद खुली तो देखा 5 बज चुके थे। श्रीधर खर्राटे ले रहा था। सोचा जरा होटल के आसपास एक राउंड लगाऊं। नीचे उतरकर देखा तो होटल अभी सोया पड़ा था। मुख्य द्वार तो बंद था ही, रिसेप्शन पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। कमरे में वापस आकर लेटा तो फिर नींद तभी खुली जब श्रीधर ने बताया कि वेटर चाय रख गया है। पता चला कि भगवती ने कल रात ही हर कमरे में ठीक 6:30 बजे चाय पहुंचा देने का ऑर्डर कर दिया था। अभी चाय खत्म भी न हुई थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। भगवती जल्द तैयार हो जाने के आग्रह के साथ थोड़ी देर में लॉबी में पहुंच जाने को कह रहा था। उधर श्रीधर चाय के साथ ही सिगरेट धोंकने में लगा हुआ था। उसका आग्रह था कि पहले मैं फ्रेश हो लूं, उसे अभी वक्त लगेगा। तैयार होते होते मैं सोच रहा था कि हम लोग सीधे हसनपुर जाकर ही क्यों न ठहर गए। अपनी यह बात लॉबी में पहुंचकर मैंने भगवती से शेयर की तो वह बड़ी संजीदगी से बोला, भाई साहब, मैंने यहाँ का पूरा सर्वे पहले ही करा लिया था। हसनपुर कोई ठहरने लायक जगह थोड़े ही है। वहाँ तो कार्यक्रम सिर्फ मंत्री जी की वजह से रखा गया है। पहले उनका चुनाव क्षेत्र भी हरमनपुर ही था, लेकिन जब 3 बार जीतकर भी उन्होंने यहाँ कुछ खास काम नहीं किया तो लोग उखड़ गए। अब वह हसनपुर से ही लड़ते हैं। रात के वक्त वे भी हरमनपुर में ही अपनी पुश्तैली हवेली में आकर ठहरते हैं। सुबह अपनी जनता के बीच पहुंच जाते हैं। यही तो है आज का प्रजातंत्र भाई साहब। खाए जाओ, जनता को मूर्ख बनाए जाओ। जाओ, रहने लायक जगह हसनपुर होती तो फिर मंत्री जी न रहते वहाँ। मेरी आंखों के आगे शिक्षा मंत्री का चेहरा उभर आया है। ऊपर से कितना सरल, सहज और जमीन का आदमी नजर आता है। नाश्ता करके हम लोग गाड़ी पर सवार हो चुके थे। चौक से कुछ आगे निकले ही थे कि एक बड़ी सी दीवार शुरू हो गई। भगवती ने संकेत किया, देख लीजिए, यही है मंत्री की हवेली की बाउंड्री वाल। पूरे इलाके के रसूखदार लोग यहीं जमा होते हैं। पहले तो बताते हैं खूब रौनक हुआ करती थी यहाँ, लेकिन जब से छोटी पार्टियों का उदय हुआ है रंग कुछ हल्का पड़ता जा रहा है। और फिर मंत्री भी तो ज़्यादातर दिल्ली में ही पड़े रहते हैं। हरमनपुर तक की सड़क तो काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन हसनपुर की तरफ जाने का रास्ता जाने कब से विकास की बाट जो रहा था। कोई कह नहीं सकता था कि हम एक केंद्रीय मंत्री के इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच भी श्रीधर ने अपने लिए खूबसूरती खोज ही ली। वह मुकेश शर्मा से कह रहा था, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है सरसों के खेत का। ऐसा पीला रंग दिल्ली में मिलता है कहीं देखने को। उसका यह कहना था कि गाड़ी से 4 जोड़ा आंखें खेतों की तरफ देखने लगी। मुकेश ने कुछ गुनगुनाना शुरू ही किया था कि भगवती के मोबाइल पर कॉल आ गई। उसने हाथ के इशारे से मुकेश को खामोश हो जाने को कहा। बातें बता रही थीं कि प्रोग्राम में कुछ बदलाव हो सकता है। हमारी आशंका ठीक निकली। बात खत्म होते ही भगवती ने बताया, मंत्री जी 2 घंटे देरी से पहुंचेंगे। अपनी जगह वह सही था। पहले से पता होता तो इतनी हबड़ा तबड़ी में तैयार तो न होना पड़ता। अब तो खैर निकल पड़े हैं तो चलते हैं हसनपुर, जो होगा सो देखा जाएगा। उसकी आवाज़ में पहली बार तल्खी महसूस हो रही थी। ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, इनके प्रोग्राम में हर बार ऐसा ही होता है। ये किसी को भी कहीं लटका के रख देते हैं। कौन जाने अब लाइब्रेरी का उद्घाटन कितने बजे होगा। मैंने तो सोचा था कि वक्त से हरमनपुर लौट जाएंगे
तो आप लोगों को आसपास कहीं घुमा के ले आऊँगा। और भगवती जी, हम लोगों का जो रचना पाठ और डिस्कशन होना है। श्रीधर के मुंह से निकला तो भगवती ने तसल्ली देते हुए कहा, अरे श्रीधर जी, आप आए हैं तो रचना पाठ भी हो ही जाएगा। पहले ये ससुरे मंत्री से तो निपट लें, अभी तो कल का पूरा दिन पड़ा है। इस बार गाड़ी रुकी तो फिर हसनपुर की उस पुलिया से पहले ही रुकी जिसके पार गाड़ियों की आवाजाही पर रोक थी। यहीं हरथला पुलिस चौकी होनी चाहिए, जहां से रिक्शा करके हम लोगों को हसनपुर जूनियर हाई स्कूल पहुंचना था। एक रिक्शा वाला अपनी धुन में बैठा मूंगफली चटका रहा था। उससे जूनियर हाई स्कूल चलने को कहा तो बोला, 2 सवारी से ज़्यादा खींच पाना मुश्किल है। आप तो ऐसा करो, सज्जे हाथ को चले जाओ, 1 फरलांग भी न पड़ेगा। स्कूल डाकखाने से अगली गली पे ही तो है। ड्राइवर से गाड़ी कहीं ठीक ठाक जगह देखकर लगा देने को कहकर भगवती चल दिया। यानी यह समझ लें कि अब हम लोग आ ही गए। कुछ दूर चलकर डाकखाना तो नहीं, एक दीवार पर लटका लेटर बॉक्स जरूर नजर आ गया। उससे लगा बैठा था एक पान वाला टोकरी पर दुकान सजाए। मुकोश ने उससे डाकखाने के बारे में पूछा तो पता चला कि साथ लगी पंसारी की दुकान ही डाकखाना समझ लें। पोस्ट कार्ड, लिफाफे सब मिल जाएंगे। पनवाड़ी ने ठीक ही कहा था। पता चला कि हसनपुर का डाकखाना तो कचहरी की इमारत में है। मनी आर्डर तार वहीं से होते हैं। बाकी काम पंसारी की दुकान में हो जाता है, डाक का, टिकट का और चिट्ठी भेजने भिजवाने का। स्कूल का रास्ता पूछते ही पंसारी दुकान से बाहर निकल आया। बस जे समझ लो कि ठीक जगह आ गए आप लोग। इशारा करते हुए उसने बताया, सीधे जाकर पहले बाएं मोड़ पर ही हसनपुर जूनियर हाई स्कूल है। 8-10 दुकानें पार करते ही बाईं तरफ एक झूलता हुआ गेट नजर आया। उसके ऊपर एक बोर्ड पर शायद कभी हसनपुर जूनियर हाई स्कूल लिखा गया होगा। हाई स्कूल वाला हिस्सा जंग लगकर गल चुका था, लिहाजा हसनपुर जूनियर ही नजर आ रहा था। स्कूल तो ठीक सामने था, लेकिन बाहर निकलते बच्चों के रेले की वजह से हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे। वे पूरी मस्ती में बस्ते झुलाते, एक दूसरे को धकियाते, जेल से छूटे कैदियों की तरह भागे चले आ रहे थे। कुछ देर बाद ही हम लोग स्कूल के अहाते में प्रवेश कर चुके थे। बाहर से जैसा संकरा दिख रहा था, गनीमत थी कि भीतर इसके ठीक उलट दाईं तरफ 200-250 मीटर का एक छोटा सा खुला हिस्सा था। इसके एक किनारे कुछ साइकिलों की कतार लगी थी और दूसरी तरफ 2 मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। 2 एक पंक्तियां बांधे कुछ एक फूलों के पौधे ऐसे उदास मुद्रा में खड़े थे जैसे अपनी देखरेख करते वे खुद ही बड़े हुए हों। उनके ठीक पीछे वाली दीवार पर एक काली पट्टी पर सफ़ेद पेंट से लिखा था, प्रधानाध्यापक कक्ष। यहीं प्रधानाध्यापक महोदय हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस वक्त हमने उनके कक्ष में प्रवेश किया, उनका संबोधन अध्यापकों के लिए चल रहा था। मैंने कह दिया ना कि कोई बहाना नहीं चलने का, दिल्ली वाले किसी भी वक्त आ सके हैं। और फिर तुम तो जानो, मंत्री जी का प्रोग्राम है। एक भी अध्यापक गायब हुआ तो फिर जवाबदेही सीधे उसी की होगी। हाँ, साल भर मैंने कभी तुम पे कोई रोक टोक लगाई? वह शायद इसके बाद भी कोई निर्देश देने जा ही रहे थे कि दरवाजे पर भगवती जैसे लंब तड़ंग इंसान की उपस्थिति ने उन्हें चौंका दिया। उनके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, लो साहब तो आ भी गए। आइए जनाब, कैसा रहा सफ़र आपका? एक एक कर सारे अध्यापक उठते गए और हमारे लिए कुर्सियां खाली होती चली गईं। अब बस प्रधानाध्यापक अपनी छोटी सी मेज के पास हमारे ठीक सामने बैठे हुए थे। अचानक खबर आई
कि मंत्री जी 2-3 घंटा लेट हो सके हैं। आप जानो, इतनी देर स्कूल के बच्चों और स्टाफ को रोके रखना कितना मुश्किल काम है। उन्होंने कहा, प्रिंसिपल साहब, उस वक़्त जो होगा सो होगा। आप तो यह बताइए कि हमारे विभाग के लोग कल किताबों की गाड़ी लेके पहुंच गए थे ना? आपने किताबों को लाइब्रेरी में तो रखवा दिया है ना? भगवती ने अफसरी अंदाज होते हुए भी स्वर में थोड़ी सी नरमी बरकरार रखते हुए पूछा। इस बार प्रधानाध्यापक का चेहरा देखने लायक था। अजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने तो पूरी गाड़ी भर के किताबें भिजवा दी। इतनी किताबें सहेजने को इतनी जगह और अलमारियां भी तो होनी चाहिए कि नहीं? घबराहट में सुल्तान अहमद को हफनी चढ़ाई थी। वह कुछ ठहर कर जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जरा सा संयत होकर उन्होंने हसनपुर जैसी जगह में स्कूल चलाने की दिक्कतों का खुलासा करते हुए कहा, देखिए जनाब, बमुश्किल तमाम यह स्कूल चल पा रहा है इस पुरानी इमारत में। मंत्री जी के आने की खबर मिलते ही आनन फानन में हमने स्पोर्ट्स फंड से निकाल के किसी तरह रंगाई पुताई करवाई है। रही किताबों की बात, तो जनाब बड़ी मेहनत करके लच्छू मल जी ने अपनी एक बैठक खाली करवा दी है। 2 अलमारियां भी अपनी तरफ से धरवा दी हैं। हमने उनकी बैठक के बाहर ही रामरज पुतवा के पुस्तकालय की तख्ती लटकवा दी है। दरवाजे पे ही एक लाल फीता बंधवा देंगे, जिसे काटने के बाद मंत्री जी पुस्तकालय में प्रवेश करेंगे। हो गया उद्घाटन, समझ लो। इतने बरसों में तो कोई खोज खबर ली नहीं, अब अचानक आके इस तरह हलकान करेंगे तो ऐसे ही होगा जी सारा इंतजाम। सुल्तान अहमद की परेशानी समझ में आने वाली थी। बावजूद इसके फौरी इंतजाम करके उन्होंने अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया था। चाय और बिस्कुट आ चुके थे, जिन्हें खत्म करने के बाद हमें पुस्तकालय के दर्शन करने थे। होंठ चिपकाती चाय ने पहले ही तबीयत झक कर दी थी, फिर भी सुल्तान अहमद के बिस्कुट खाने के आग्रह को हमें स्वीकार करना पड़ा। स्कूल के गेट से बाहर निकलकर हम सामने खड़ी आम की बगिया से होते हुए पुरानी कोठी के पास जा पहुंचे थे। पुस्तकालय की तख्ती से लटकी देख भगवती ने अपना मोबाइल निकालकर एक तस्वीर खींच ली। एक लंबा सा कमरा था, जिसे कुल मिलाकर आयताकार कहा जा सकता था। यहाँ 2 अलमारियों में किताबें रखी हुई थीं और 4 रैकों पर एनसीसी के कुछ कैडेट किताबें लादते जा रहे थे। कमरे के एक कोने में किताबों का ढेर लगा था, जिन्हें करीने से रखवाने के लिए एक आदमी लकड़ी के फट्टे उठा उठा कर ला रहा था। प्रधानाध्यापक पर नज़र पड़ते ही उसने एक एनसीसी कैडेट से कुछ कहा और हाथ झाड़ता हुआ हमारे सामने आ खड़ा हुआ। जय हिंद जनाब, ये हमारे एनसीसी और खेल के टीचर हैं, नूरुद्दीन। इन्हीं के दम पे होता है सारा प्रोग्राम। प्रधानाध्यापक ने कहा तो नूरुद्दीन की खुशी उनकी आंखों में उतर आई। पुस्तकालय से निकलकर हम स्कूल के अध्यापकों से मिलते हुए सभा स्थल देखने के लिए चल दिए, जहां मंत्री जी को पुस्तकालय का उद्घाटन करने के बाद भाषण देना था। यह दरअसल स्कूल से लगे एक सरकारी पशु अस्पताल का अहाता था। यहाँ एक शामियाना लगा हुआ था और पीछे की ओर 200-250 कुर्सियाँ लगी थीं। आगे की तरफ स्कूली और स्थानीय बच्चों के लिए दरियाँ बिछा दी गई थी। एक आदमी माइक पर हेलो माइक टेस्टिंग कहे जा रहा था और तारों को सहेज कर मंच पर बिछे गलीचे के नीचे दबाने की कोशिश में लगा हुआ था। इस बीच मंच पर पीछे की ओर एक बड़ा कपड़े का बैनर टांग दिया गया था। इस पर लाल अक्षरों में लिखा था, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के हसनपुर आगमन पर पुस्तकालय का उद्घाटन और पुरस्कार वितरण। सभा स्थल पर अचानक मची अफरा तफरी के साथ ही मंत्री जी का आगमन हुआ। वे इलाके की हस्तियों से मिलते हुए यहाँ तक पहुँचे थे।
लिहाजा हर घर से 2-1 लोग उनके साथ हो लिए थे। एक काफिले की शक्ल बन चुकी थी। प्रधानाध्यापक जिस तरह किसी की अगवानी कर रहे थे, उससे साफ जाहिर था कि ये सब इलाके के रसूखदार परिवारों के लोग थे। मंत्री जी तो इलाके में कभी कभार ही तशरीफ लाते थे। ज़्यादातर इन परिवार के लोगों को ही समारोह का अध्यक्ष या मुख्य अतिथि बनाया जाता था। मंच से घोषणा की गई, देखिए मंत्री महोदय पधार चुके हैं। इलाके के तमाम लोगों के हालचाल जानते हुए यहाँ पहुँचने में उन्हें खासा वक्त लग गया है। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से वक्त निकालकर वे हमारे स्कूल के पुस्तकालय का उद्घाटन और पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। मंत्री जी मंच पर आसीन हो चुके थे। उनके वहाँ पहुँचते ही कई रसूखदार लोग निर्बाध गति से मंच पर जा खड़े हुए। मंत्री जी के साथ जिन नामों की पट्टियाँ रखी हुई थीं, वे सब देखते के देखते रह गए। रसूखदारों के इशारे पर क्रमशः इमाम साहब, महंत जी, हकीम साहब, सेठ लच्छूमल, छुट्टन पहलवान और प्रधान हरकेश बहादुर बैठते चले गए। मंत्री जी से सिफारिशी कागज पर दस्तखत करवाने वालों की भीड़ अलग शोर मचाए जा रही थी। इनमें से कुछ की अर्जियां इलाके के छुटभइये नेतानुमा लोग मंत्री जी तक पहुंचाए दे रहे थे। संचालक ने हड़बड़ाहट में जल्दी संभव था सरस्वती जी की तस्वीर के आगे रखे पंचमुखी द्वीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलन के लिए मंत्री जी को और मंचासीन लोगों को आमंत्रित किया। मंच संचालक ने मंत्री जी का स्वागत करते हुए कुछ खास लोगों को माल्यार्पण करके लिए बुलाया। प्रधानाध्यापक खुश थे कि वे मंत्री जी को माल्यार्पण कर सके, लेकिन इसके बाद जो खींचतान शुरू हुई तो फिर मामला बेकाबू होता चला गया। तस्वीरें खींचती देख जिसे देखो वही माल्यार्पण करने पहुंचने लगा। इधर मंत्री जी माला उतारकर मेज पर रखते, उधर वे फिर मंच के पीछे पहुंच जाती। इस तरह 10-12 मालाएं कई बार मंत्री जी के गले का चक्कर लगाई थी। अचानक मंत्री जी ने अपने पीएस की तरफ देखा तो उसने सिक्योरिटी वालों को संकेत कर दिया। बस इसके फौरन बाद ही माल्यार्पण पर ब्रेक लग गया। प्रधानाध्यापक ने कार्यक्रम की जो रूपरेखा भगवती को बताई थी, वह जाने कब की बिला गई थी। अचानक शहर सुधार कमेटी के सचिव जग्गू बाबू ने माइक संभाल लिया। वह सीधे स्थानीय राजनीतिक एजेंडे पर उतर आए थे। मंत्री जी की शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि की सराहना करते हुए, उन्हें जनता का सच्चा सेवक घोषित करते हुए जैसे ही उन्होंने मंत्री महोदय जिंदाबाद के नारे लगवाने शुरू किए, लोग जोश में आते चले गए। किताबें भगवती के पास थीं, अब उन्हें रिलीज करना था। मंच से वह काफ़ी दूर खड़ा था। घोषणा की जा चुकी थी। मंच तक न पहुंच पाने की स्थिति देख उसने किताबें एक लड़के के हाथों संचालक तक पहुंचवा दी। संचालक को चूंकि किताबों के बारे में कुछ अता पता तो था नहीं, लिहाजा उसने मंत्री जी के पास रंगीन पन्नियों में लिपटे उन पैकेटों को पहुंचवाकर घोषणा कर दी, अब मंत्री जी से आग्रह है कि वे किताबों का लोकार्पण कर दें। मंत्री जी ने एक एक पैकेट साथ बैठे लोगों को देते हुए कहा, अरे भाई आप लोग भी कुछ मदद कीजिए। कैमरे तस्वीर उतार रहे थे। मंत्री जी सहित उनके खास लोग रंगीन पन्नियाँ उतारकर किताबें हवा में लहराकर खुशी जाहिर कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो किताबों को उल्टा थामा हुआ था। मंत्री जी बोलने को खड़े हुए तो फिर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। सबकी नज़रें इस तरह उन पर लगी थीं जैसे बस वही हैं जो उनकी बातें समझ सकते हैं। मंत्री जी का वक्तव्य संक्षिप्त था और लगा कि वे दूसरी सभा में जाने की जल्दी में हैं। भाइयों, हसनपुर के लोगों के लिए ये एक बेहद खुशनुमा मौका है। यहाँ किताबों की आमद हुई है। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूली पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी से किताबें इशू कराकर घर ले जाएं और इत्मीनान से पढ़कर लौटा दें। एजुकेशन प्रोग्राम के अधिकारी भगवती जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे अनुरोध को इतनी तत्परता से पूरा किया। मंत्री जी के खामोश होते ही भगवती जी ने
अपनी जगह खड़े खड़े ही मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया और नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम की ओर से हसनपुर जैसी तमाम जगहों पर किताबें पहुंचाई जाने की घोषणा कर दी। बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री जी ने बच्चों के लिए किताबें मुफ्त मुहैया कराने के बारे में कहा है। उसके छोटे से वक्तव्य के बाद जोरदार तालियां बजीं। मंत्री जी समेत सभी खासुल खास पुस्तकालय की तरफ बढ़ गए। कार्यक्रम उल्टा हो चला था। पुस्तकालय का उद्घाटन पहले होना था, लेकिन अनियंत्रित मंच ने सब कुछ अपनी तरह नियंत्रित कर लिया। भीड़ मंत्री जी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। मंच से एक लड़का बच्चों को शामियाने के भीतर यह कहकर रोकने की कोशिश में लगा था कि वे अपनी अपनी जगह बैठे रहें, नाश्ता बस अब आने ही वाला है। प्रधानाध्यापक पुस्तकालय का उद्घाटन करवाने की जद्दोजहद से परेशान थे। अब वह लौटाकर सभा स्थल तक लोगों को कैसे ले जाएं, उनके चेहरे पर मुसीबत के बादल मंडराते नजर आ रहे थे। सभा स्थल का दृश्य किसी राहत शिविर जैसा लग रहा था। गत्ते के बड़े बड़े डिब्बों में से निकले नाश्ते के छोटे छोटे पैकेट झपटने के लिए बच्चे बड़े सब होड़ में लगे थे। जो पीछे बैठे थे वे आगे की ओर भागे आ रहे थे, जो आगे थे वे दबे जा रहे थे। इलाके के ढेरों और बच्चे भी ऐन इसी वक्त जाने कहाँ से आ धमके थे। जिन्हें पैकेट हाथ लग गया था वे खुद को खुशकिस्मत मान रहे थे, और जो नहीं पा सके थे वे छीना झपटी पर उतर आए थे। बांटने वाला बार बार जगह बदलता और धमकाने डराने की कोशिश करने लगता, पर बच्चे थे कि किसी की बात सुनने को तैयार न थे। हम लोग इस बीच तय नहीं कर पा रहे थे कि करें तो क्या करें। ठीक इसी वक्त प्रधानाध्यापक हमारी तरफ आते दिखाई दिए। पास आते ही उन्होंने भगवती से माफ़ी मांगी। माफ़ी चाहता हूँ जनाब, ये पॉलिटिकल लोग होते ही ऐसे हैं। कोई किसी कमेटी का मेंबर है, कोई किसी ओहदे पर बैठा है, कुछ कहते सुनते किसी से बनता नहीं। सच बताऊं आपको, मंत्री जी तो अब निकले हैं, सो चुनाव के बखत ही लौटेंगे, लेकिन ये लोग तो जब चाहे हमारी नकेल खींच देते हैं। भगवती की अनुभवी नज़रों ने एक नज़र उथल पुथल हुए मंच पर डाली और फिर हम लोगों से बोला, आइए भाइयों, अब हमारा कार्यक्रम होगा। कोई दूसरा माइक को हाथ तक नहीं लगाएगा। कुर्सियां तरतीब से लगाकर भगवती ने एक लड़के की मदद से फूल मालाएं जुटाईं। प्रधानाध्यापक द्वारा एक एक कर अतिथियों का स्वागत हुआ। उसका संचालन ऐसा असरदार था कि सभा स्थल से लौटते हुए लोग भी बैठने लगे। उतने भले न हों, लेकिन 150-200 लोग तो बच्चों को मिलाकर जरूर होंगे। प्रधानाध्यापक हम लोगों का स्वागत कर चुके तो भगवती ने नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम की तरफ से हम सबका आभार व्यक्त किया। प्रेस के कुछ लोग श्रोताओं की तस्वीरें उतार रहे थे। भगवती ने विद्यालय के अध्यापकों से भी श्रोताओं में बैठ जाने का आग्रह करते हुए घोषणा कर दी कि राजधानी से आए चर्चित कथाकार श्रीधर जी अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। श्रीधर ने कहानी पाठ शुरू किया तो लोगों को रस आने लगा। जो लोग आपस में बतियाने की कोशिश करते, उन्हें सुनना चाहने वाले लोग खुद ब खुद खामोश करा देते। आगे बैठे बुजुर्गवारों को देखकर साफ लग रहा था कि श्रीधर का कहानी सुनाना उन्हें पसंद आया था। कहानी पूरी होते होते पेट में चूहे कूदने लगे थे। लिहाजा भगवती ने अनाउंस कर दिया कि अगले दिन विद्यालय में दूसरा कहानी पाठ और संवाद होगा। स्कूल से बाहर निकलते हुए भगवती खामोश था और अपने मोबाइल पर कुछ करने में बिजी था। जरूर वह फेसबुक पर रचना पाठ की खबर और तस्वीर डाल रहा होगा। गाड़ी तक पहुंचे तो ड्राइवर थक ऊब कर सो चुका था। वापसी का जो वक्त अंदाजन उसे बताया गया था, वह कभी का पीछे छूट चुका था। हम सभी की जगाने की तमाम कोशिशों के बाद आंखें मलता हुआ वह उठा
तो भगवती ने उससे पूछा, क्यों डियर, तुमने कुछ खाया पिया भी कि नहीं? जवाब में ड्राइवर ने उदासीन लहजे में कहा, क्या खाता साहब, यहाँ कुछ ढंग का मिलता भी है। अच्छा हुआ गाड़ी में 2 पैकेट गुड डे के पड़े थे और एक दुकान में लोकल कोल्ड ड्रिंक मिल गया। यहाँ तो हर चीज़ खुली मिल रही है, तले हुए लाल आलू, समोसे, पकोड़े और जाने कब के बने हुए गोजे। देखते ही मन खराब हो जाए। आप जानते हो कि ड्राइवर को कितना समझ के खाना पड़ता है। हरमन लौटते वक्त हम लोग आयोजन की समीक्षा में लगे रहे। भगवती और मुकेश को मंत्री पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मुकेश खुद को जब्त नहीं कर पा रहा था। ये पॉलिटिशियंस जहाँ जाते हैं राजनीति में घुस जाते हैं। देखा ना सर आपने, और क्या, साला पैसा लगा हमारे डिपार्टमेंट की जेब से और सभा कर रहे हैं अपने जी हजूरियों की। ये कोई बात है? बताइए साहब, मंत्री कैसे खुलेआम कह गए कि किताबें मुफ्त में बच्चों को बंटवा दो। अरे इतना ही प्यार अपने इलाके के बच्चों से है तो 1-2 लाख की किताबें खरीद के बंटवाओ ना। अरे सर, सब जानते हैं कि हरमनपुर में हालत पतली होने पर जनाब ने हसनपुर का रुख किया है। अब तक 2 चुनाव जीतकर भी वहाँ कुछ किया धरा तो है नहीं। अब जो जी में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। हरमनपुर पहुँचते पहुँचते शाम घिर चुकी थी। जो कुछ होटल में मिला वो खा पीकर हम लोग आराम करने लगे। रात के वक्त भगवती ने प्रेस वालों को इनवाइट कर रखा था। 2-2.5 घंटे के बाद सब लोग भगवती के कमरे में पहुंचे तो उसका मूड एकदम चेंज हो चुका था। आइए सर, बस अब तैयार हो जाइए एक खूबसूरत शाम के लिए। पत्रकार मित्रों का मैसेज आ चुका है, वे किसी भी वक्त होटल पहुंचते ही होंगे। हसनपुर तो हम देख ही चुके हैं। आज शाम यहीं दूसरा कहानी पाठ हो जाए तो कैसा रहे? ऐसी की तैसी में जाए मिनिस्टर और उसके लग्गू भग्गू। वेटर को भेजकर भगवती ने सामान पहले ही मंगवा लिया था। पत्रकारों के आते ही टेबल सज गई है। यह कला तो भगवती जानता ही है कि खराब माहौल को बेहतर कैसे बनाया जाए। कहानी पाठ शुरू होने से पहले ही उसने मेरा एक जोरदार परिचय दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मुकेश बराबर कर रहा था। उसका आग्रह था, सब साथ साथ चलेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान कहानी पर रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक संवेद चीयर्स के साथ कहानी पाठ शुरू हो गया है। शायद हर किसी को लग रहा है कि कहानी सुनने सुनाने के लिए हसनपुर से कहीं बेहतर यहाँ का माहौल है। कम से कम कुछ समझ में तो आ रहा है। मुकेश ने इस बीच अलग अलग कोणों से कुछ फ़ोटो उतार ली हैं। भगवती ने नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम का बैनर दीवार पर ऐसे टांग दिया है जैसे किसी सभा स्थल का आभास दे। फोटो देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि यह सब होटल के कमरे में बैठकर हो रहा है। कहानी पूरी हो चुकी है और दूसरा पैग भी। कुछ श्रोता कहानी पर पीले पड़े हैं और कुछ खाने पीने पर। भगवती खुश है, जिसका जो मन चाहे करता रहे। 2 घंटे के रंजक सेशन के बाद हम लोग डाइनिंग हॉल में चले आए। खाना खाने के बाद वेटर गलती से बिल लोकल पत्रकारों के सामने रख गया तो उनके मुंह से बरबस निकल ही पड़ा, सिर्फ 10 लोगों का खाना और 4000 का बिल। लेकिन भगवती ने एक छोटे से वाक्य से उसे सहला दिया, ये सब आपके सम्मान में है मित्रों। कल सुबह हसनपुर के संवाद में आप सबको भाग लेना है। याद रखिएगा, संवाद में भाग लेने वालों को मानदेय सभा स्थल पर ही मिलेगा। विषय तो आप लोगों को पहले से पता है, किताबों की भूमिका और तेजी से बदलती हुई दुनिया। बाहर से निकलकर जैसे ही भगवती विदा लेने को हुआ, एक पत्रकार बोला, सर वो कल आपने गिफ्ट देने की बात कही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए ऊपर चलकर अपना गिफ्ट ले लीजिए। गिफ्ट लेकर लौटते हुए वे सब निहाल थे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे हसनपुर के लिए रवानगी तय थी। स्थानीय पत्रकारों से सीधे सीधे वहीं मिलने की बात हो चुकी थी। मंत्री संतरी का तो कोई चक्कर था नहीं।
इसलिए कार्यक्रम में विलंब की भी कोई आशंका नहीं थी। और फिर भगवती ने मास्टर स्ट्रोक यह मारा था कि दूसरा कहानी पाठ होटल में ही निपटा दिया था। इससे समय की खासी बचत हो गई थी। लिहाजा संवाद के बाद तुरंत दिल्ली वापसी हो जानी थी। सुबह वक्त पर निकल जाने के कारण हम लोग हसनपुर के स्कूल भी समय से पहुंच गए। वहाँ स्कूल के बच्चों का तो खैर नामो निशान तक न था, लेकिन 4-6 अध्यापक जरूर एक झुंड में बैठे हुए बतिया रहे थे। इन्हें प्रधानाध्यापक ने कल ही चेता दिया था कि दिल्ली वालों को अटेंड जरूर करना है। पहले दिन के आयोजन की थकान उतारने के लिए स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई थी। स्थानीय पत्रकार शायद काफ़ी देर पहले ही पहुंच गए थे और स्कूल का माहौल देखकर उनके मुंह उतर गए थे। उन्हें आशंका यह थी कि कहीं वह संवाद वाला कार्यक्रम भी कैंसिल न हो जाए, जिसके लिए वह भागते हुए हरमनपुर चले आए हैं। लेकिन इस उदास माहौल में भगवती जैसा उत्साह दिखा रहा था, वह सचमुच तारीफ के काबिल था। उसने अध्यापकों की मदद से सामने वाले बरामदे में ही कुछ कुर्सियां लगवा ली। मुकेश शर्मा ने मुस्तैदी से बैनर लटकाने में मदद की और देखते देखते संवाद का माहौल तैयार हो गया। इसमें सबसे कारगर भूमिका थी भगवती की। उसने शुरू में ही संवाद में भाग लेने वालों का परिचय देते हुए विषय प्रवर्तन कर डाला और बताया कि आज की आधुनिक दुनिया में किताबों के कितने रूप हैं और कितनी महत्वपूर्ण हो गई है उनकी भूमिका। उसकी यह बात अच्छी थी कि हम चाहें तो आज भी अपने मुल्क में किताबों और पाठकों के बीच एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। इसके बाद पहले मुकेश शर्मा और श्रीधर ने अपने विचार व्यक्त किए। फिर भगवती ने मुझे बुलाने से पहले ऐसी भूमिका बांध दी जैसे बगैर मेरे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। ऐसी गंभीर प्रस्तावना के बाद स्वाभाविक ही था कि उपस्थित सभी लोग मेरी बातों को और ज़्यादा ध्यान से सुनते। मेरे वक्तव्य के खत्म होते ही भगवती ने संवाद को समेटने की गर्ज से अपनी वाक्पटुता का परिचय दिया। तो दोस्तों, इस सारगर्भित जानकारी से ओतप्रोत वक्तव्य को सुनने के बाद शायद और कुछ भी इस विषय पर कहना सुनना ठीक न होगा। तभी एक अध्यापिका ने हाथ उठाकर कुछ कहने की इच्छा जाहिर की। यह देखकर भगवती खुश हो गया। उसने तुरंत उनसे अपने विचार रखने को कहा। यह संगीत की अध्यापिका शारदा जी थीं और गीत के माध्यम से कुछ कहना चाहती थीं। सभी ने एक स्वर में उनका गीत सुनने की इच्छा जाहिर की। यह गीत महज सरस्वती वंदना नहीं था। इसमें विद्वानों और पुस्तकों के महत्व पर बड़ी सुंदर प्रस्तुति थी। गीत खत्म होते ही भगवती जी ने खड़े होकर ताली बजाई तो सभी लोगों ने उनका साथ दिया। आयोजन के इस मधुर समापन के साथ ही भगवती ने इसमें भाग लेने वालों को नियत मानदेय देकर कहा कि हसनपुर जैसी जगह में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। उसने स्कूल और मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस बात पर खुशी जाहिर की कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम एक अछूती जगह से जुड़ सका। जैसे ही लोग इधर उधर हो गए, भगवती ने मुकेश से पूछा, क्यों डियर, अपने बैनर की फ़ोटो आपने तरीके से खींच ली थी ना? अब दिल्ली जाते जाते इसे भी प्रसारित कर देना होगा। बिल्कुल सर, यह तो सबसे ज़रूरी काम हुआ ना। गाड़ी में सामान रखा जा चुका था। हम लोग बस सवार होने ही वाले थे कि अचानक जाने कहाँ से ढेरों बच्चे आ जमा हुए। उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद आज भी कल की तरह नाश्ते का डिब्बा बंटेगा। सोचने में भगवती कभी वक्त जाया नहीं करता। उसने फौरन मुकेश की मदद से किताबों का एक बंडल गाड़ी से उतारा और एक एक किताब बच्चों में बांट दी। यह पढ़ो और सीखो सीरीज की रंगीन चित्रों वाली पुस्तिकाएं थीं, जो देश भर के बच्चे बड़े शौक से पढ़ते थे। खूबसूरत किताबें पाकर बच्चों की बाँछें खिल गईं। इसके बाद
हम सब गाड़ी में सवार हो गए। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे, कहते हुए भगवती ने हाथ हिलाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन बच्चे तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक वह उनकी नज़रों की जद में रही। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने एक निरर्थक आयोजन की सारी उदासीनता एक झटके में दूर कर दी। बच्चों को किताबें बांटते हुए भगवती की जो फोटो मुकेश ने खींची, उसे देखते ही भगवती की तबीयत खुश हो गई। अरे वाह मुकेश जी, मैं तो आपसे कहना भूल ही गया था। अब यह तस्वीर हम सब जगह जारी करेंगे। जरा मंत्री महोदय को भी तो पता चल जाए कि हमने उनकी बात को कितना सीरियसली अंजाम दिया है। हरमनपुर पहुँचते पहुँचते हम में से हर किसी को अब बस यही फिक्र थी कि जल्दी से जल्दी दिल्ली कैसे पहुंचा जाए। सबको खामोश देखकर भगवती ने फिर मास्टर स्ट्रोक लगाया। आप लोग ना सोचते बहुत हैं, मुझे मालूम है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भगवती ने यह कैसे आयोजन में फंसा दिया। ऐसा है सर, हम तो हर आयोजन को एक आउटिंग मानकर चलते हैं। आयोजन सफल हो जाए तो बल्ले बल्ले, वरना आउटिंग का भी तो अपना मज़ा है कि नहीं। मित्रों, ये कहानी सुनाने के पीछे अभिप्राय आप समझ गए होंगे। मैं आपके बीच जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से यह कहानी सुना सका, आपसे 2-4 बातें कर सका। इसके लिए जनसुलभ पुस्तकालय का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आभार।